Radhe Radhe. Now let's go for a new episode. 20. The enmity between the Singhanias and the Rathod family. काव्य के अधूरे सवालों को जैसे अनुराग पूरी तरह समझ गया था। अनुराग काफ़ी अतरंगी तरीके से कहा, भाई, आप भाई की गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो, लेकिन कौन से भाई? मेरे प्यारे अर्जुन भाई या फिर मेरे खड़ूस आदि भाई? अनुराग की बातों से काव्या अपनी नज़र चुराने लगी और मन ही मन यही सोचने लगी कि आखिर उसने यह सवाल ही क्यों किया। यूं अपनी नज़र चुराते देख अनुराग शरारत से कहा, मैं भी कैसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप तो आदि भाई के बारे में ही पूछेंगी। काव्या ने झट से जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अनुराग काव्या की सिचुएशन को समझते हुए कहा, ठीक है, मैं अपने दोनों भाई के बारे में बताता हूँ। मेरे दोनों भाइयों की ये लव लड़की में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। माँ तो परेशान हो जाती थी कि आखिर दोनों में की कोई शादी करेगा भी या नहीं। वैसे हमें ये तो पूरा यकीन था कि आदि भाई कभी शादी नहीं करेंगे। दादी ने भी उन्हें कभी नहीं कहा, लेकिन अर्जुन भाई के पीछे माँ तो हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। उनको पता है अर्जुन भाई ने कम से कम 50 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था, और जब उन्होंने आपकी तस्वीर देखी तो तुरंत हाँ कर दिया। लेकिन इतना बोलकर अनुराग रुक गया। अनुराग के रुकते ही काव्या उसे देखने लगी। इस वक्त अनुराग के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अनुराग जल्दी से खुद को संभाल कर मुस्कुराते हुए कहा, और आदि भाई? मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि आदि भाई ने शादी कर ली और आपके साथ रिश्ता जुड़ गया। काव्य अनुराग के हर एक बात को एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी, क्योंकि अनुराग अंदर से इतना दर्द में होने के बावजूद मुस्कुरा रहा था। ये बात काव्य को दिल से छू लिया। काव्य अपना हाथ बढ़ाकर अनुराग के गालों को छूकर प्यार से कहा, रिश्ता तो हमारा भी जुड़ चुका है ना, फिर भी आप अपने दर्दों से मुझसे छुपा रही हैं। अनुराग काव्य की तरफ देखकर उसके हाथों को छूते हुए कहा, भाभी, मैं अपने दर्दों को छुपा नहीं रहा, बल्कि आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। काव्य तुरंत पूछा, लेकिन क्यों? अनुराग कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग हुआ। वो फ़ोन लेकर साइड में चला गया। वहीं काव्या मंदिर के ऊपर से नीचे जंगलों को एकटक देखे जा रही थी। कुछ देर बाद अनुराग वापस आकर बोला, सॉरी भाभी, लेकिन अभी हमें चलना होगा, हम फिर कभी आ जाएंगे। अनुराग के बोलते ही काव्या उठ गई और दोनों सीढ़ियों से उतरकर कार में बैठ गए। ऑफिस में आदित्य अपने लैपटॉप पर पूरी तरह से व्यस्त बस अपने हाथों को चलाई जा रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक होती है तो आदित्य बिना अपना काम रुके अंदर आने के लिए कहा। रॉकी जल्दी से आकर बोला, सर, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। आदित्य अपने लैपटॉप से नजरें हटाकर एक नज़र रॉकी को देखा और फिर अपनी आंखें लैपटॉप पर गड़ाए हुए बोला, ये कोई नई बात नहीं है, खैर पता करो किसे मेरे बारे में जानने की इतनी दिलचस्पी हो रही है। रॉकी ओके सर कहकर फिर से वहाँ से दादी के अपने का रॉकी ओके सर कहकर फिर कहा, सर, दादी ने आपको आज जल्दी घर बुलाया है। आदित्य रॉकी को जाने का इशारा करता है और खुद अपने काम पर मग्न हो गया। वहीं राठौर विला में एक कार तेजी से रुकती है और प्रिंस कार से उतरकर तेज कदमों से विला के अंदर जाने लगता है। प्रिंस को जब यह पता चला कि काव्या अर्जुन की वाइफ है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। भले ही ये खबर झूठी थी कि काव्या अर्जुन की वाइफ है, लेकिन प्रिंस के जितना जानता था उसके हिसाब से वो बिल्कुल भी ज़्यादा परेशान हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। प्रिंस अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ नीलिमा राठौर सोफे पर बैठकर कुछ बुन रही थी। प्रिंस अपनी माँ के देखकर उसकी तरफ बढ़ गया। वहीं उसकी माँ तो अपने में ही पूरी व्यस्त थी। तभी प्रिंस उन्हें पुकारता है, माँ। प्रिंस को इस तरह घर पर देखकर नीलिमा जी हैरानी से कहती हैं, आप इस वक्त यहाँ? प्रिंस हॉल के चारों तरफ नजरें घुमाकर कहा, माँ, दीदी कहाँ है? नीलिमा अपने सवालों में बंधी हुई से नीलिमा अपने सवालों में बंधी हुई ही बोली, प्रीत प्रीत तो अपने कमरे में है,
लेकिन आप आज ऑफिस? वह इतने आगे कुछ बोल पाती कि प्रिंस सीढ़ियों से की तरफ जाते हुए बोला, मैं मिलकर आता हूँ। नीलिमा जी तो बस उसे हैरानी से जाते हुए देखने लगी। प्रिंस सीढ़ियों से चढ़कर एक कमरे के अंदर गया। कमरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था। कमरे के चारों तरफ एक लड़के की तस्वीरें लगी हुई थी। दीवारों से सिर्फ उस लड़के की ही तस्वीर थी। वहीं प्रीत अपने बेड पर उल्टा लेटकर अपने हाथों में लिए तस्वीर को बड़े ही प्यार से देख रही थी। प्रिंस आगे बढ़कर प्रीत के पास खड़ा हो जाता है। दी! प्रिंस के बुलाने पर प्रीत अपने आशिक के ख्यालों से बाहर आती है और सीधा होकर बेड पर बैठकर उसे देखने लगती है। प्रिंस को ऐसे अचानक अपने कमरे में देखकर प्रीत ने पूछा, क्या हुआ छोटे, तू यहाँ अचानक? प्रिंस प्रीत की तरफ एक लिफाफा बढ़ा देता है। प्रीत लिफाफे को कंफ्यूज होकर देखने लगती है और कहती है, ये क्या है? प्रिंस इशारे से लिफाफे को खोलने के लिए कहा तो प्रीत भी उस लिफाफे को खोलकर देखती है। उस लिफाफे को देखते ही प्रीत प्रिंस को देखते हुए बोली, ये क्या है? प्रिंस जल्दी से उसके साथ बैठ जाता और कहता है, दी, मैंने इन सब के बारे में पता किया। ये सबका बैकग्राउंड के साथ नेचर भी ठीक है और कुछ से तो मैं मिल भी चुका हूँ। प्रीत प्रिंस की बात को ना समझते हुए कहती है, ये सब तो मुझे क्यों बता रहा है? प्रिंस प्रीत का हाथ पकड़ बढ़ाता कहता है, क्योंकि तो आपको ही करनी है दी, शादी तो आपको ही करनी है। जैसे ही प्रीत यह सुनती है, उसके लिफाफे में लाई फोटो को फेंक देती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बकवास है? प्रिंस प्रीत को समझाते हुए कहता है, दी, आप समझ क्यों नहीं रही हो? जिसके ख्यालों में आप खोई हुई हो वो किसी और का हो चुका है। प्रीत गुस्से में प्रिंस के उस लड़के की तस्वीर की तरफ देखते हुए बोली, मेरा ये कोई जवाब नहीं है, ये मेरा प्यार है। ये मेरा कोई ख्वाब नहीं है, ये मेरा प्यार है, मेरा जुनून है, मेरा पागलपन है, सब कुछ है और ये मेरे सिवाय किसी और का नहीं हो सकता। ये सिर्फ तुम और तुम, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझे तुम? इतना बोलकर प्रीत गुस्से से कमरे से निकल जाती है और प्रिंस उसके पीछे पुकारते हुए जाने लगता है। प्रीत विला से बाहर जाकर कार में बैठ तेज रफ्तार से चली गई। वहीं नीलिमा जी प्रीत को इतने गुस्से में परेशान सी हो गई जाते देख और सामने खड़े प्रिंस से कहती हैं, क्या हुआ? प्रीत इतने गुस्से में क्यों चली गई? प्रिंस मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी माँ को देखकर कमरे में जाता हुआ वह सब बता देता है। सारी बातों को सुनकर नीलिमा जी काफ़ी मायूस और दर्द से कहती हैं, काश हमारे खानदान के बीच सब ठीक होता तो प्रीत को आज उसका प्यार मिल जाता। प्रिंस भी अपनी दी के लिए बहुत दुखी हो गया और अपने कमरे की तरफ चला गया। राठौर और सिंघानिया परिवार में अपनी दुश्मनी काफ़ी पहले से चली आ रही थी, जिस वजह से दोनों ही परिवार एक दूसरों के जलती आंखों से देखते आए हैं। दोनों की दुश्मनी न कभी घटी और न ही कभी बढ़ी। प्रीत एक ऐसे नाम थी जो सिंघानिया परिवार से जुड़ना चाहती थी, लेकिन अरुणी देवी ने कभी भी यह इजाज़त नहीं दी। इजाज़त न मिलने का वजह से प्रीत को पागलपन हद पार गई और इस पागलपन में उसने सिंघानिया परिवार पर हमला भी करवाया। लेकिन आदित्य ने अपनी एक नज़र में ही सारे हमले को पलट कर रख दिया। प्रीत राठौर परिवार का सबसे लाडली थी। उसकी दादी दादा उसके पापा तीनों ही प्रीत पर अपनी जान छिड़कते थे। प्रीत के कहने पर उन्होंने सिंघानिया परिवार को ये समझाने की कोशिश की थी कि सब अपनी दुश्मनी भुलाकर रिश्ता जोड़ें, लेकिन अरुणी देवी को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने घर के बाहर से ही उन्हें ठुकरा दिया। इस बात से राठौर परिवार नाखुश सा हो गया। प्रीत के दादाजी का तो खून खौल उठा था। अगर प्रीत बीच में ना आती तो उन्होंने कब का सिंघानिया परिवार को जान से मारने की साजिश रच ली होती। प्रीत काफ़ी गुस्से से कार को तेज रफ्तार से चलाई जा रही थी। वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई उसके प्यार को उसका ना कहे। प्यार को जो काबू कर सके वह ऐसे ही अपने प्यार को जाने दे सकता है, लेकिन जब प्यार हद से आगे बढ़ जाए तो वह पागलपन का रूप ले लेता है। कार चलाते चलाते एक सुनसान सी सड़क पर रुक गई। प्रीत कार से उतरकर कार के आगे में उठकर बैठ गई और अपने फ़ोन में वॉलपेपर पर लगी लड़के की फ़ोटो को देखते हुए बोली, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो,
मैं किसी का भी तुम्हें होने नहीं दूंगी। जिसने भी तुम्हें मुझसे छीना मैं उसे जल्द नर्क के दर्शन करा दूंगी और तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे। इतना बोलकर प्रीत अपने फ़ोन को सीने से लगा लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं आदित्य जब शाम को घर लौटा तो हॉल में कुछ लोगों को देखता है। उनके साथ उनके पूरे परिवार उनके साथ बैठे थे। आदित्य को देखते ही अवनी देवी उनकी जगह से खड़ी हो जाती है। आदि, अवनी देवी के बुलाने पर सबकी नज़रें आदित्य पर चली गई और सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। आदित्य अपने कदमों को बढ़ाते हुए अवनी देवी के पास आ गया। अवनी देवी काव्या को भी अपने पास बुलाती है और आदित्य के सामने खड़ा कर देती है। फिर उन लोगों को देखते हुए अवनी देवी बोली, ये हमारे पोते आदित्य और उसकी पत्नी काव्या है। इंट्रोडक्शन कराने पर आदित्य उन लोगों से हैंडशेक करता है और काव्या सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, वैसे हमने बिजनेस की दुनिया में इनका नाम बहुत सुना है लेकिन कभी देखा नहीं था। उनकी बात सुनकर अवनी देवी बस मुस्कुरा देती हैं और उन्हें बैठने के लिए कहती हैं। तभी एक आदमी बैठते हुए बोला, हमने अर्जुन से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनका कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए हम यहीं आ गए। अर्जुन का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर दर्द उभरने लगे। अवनी देवी दर्दों को नकारते हुए कहती हैं, जी अर्जुन तो इस वक्त हॉलीडे पर है, इसलिए हमारा भी उनके कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है। अवनी देवी का यूं झूठ बोलने से सबकी नज़रें उन पर ही ठहर सी गई। वहीं बैठे आदमी थोड़ा परेशान सा हो गया, लेकिन कंपनी की उनकी ज़रूरत है। कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए हम काफ़ी वक्त से काफ़ी परेशान हैं। अवनी देवी भी थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने परेशान को छुपाते हुए बोली, अगर अर्जुन के अलावा हम में से कोई जाए तो। वहाँ के सभी लोग एक दूसरे को देख सहमति जताते हुए बोले, सिंघानिया परिवार के कोई भी वहाँ आ जाए तो बस ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही अवनी देवी राहत की सांस लेने लगी। फिर थोड़ी देर बाद दादी के जवाब दिया, ठीक है आदि, वहाँ चले जाएंगे। जैसे ही वहाँ बैठे लोगों यह सुनते हैं कि सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन से ज़्यादा आदित्य कंपनी को संभालने की पावर रखता है। वो पल भर में सारी परेशानी यूं ही खत्म कर देता है। जहाँ कंपनी वाले खुश थे वहीं काव्या नाखुश सा हो गई। उन लोगों के कहने के मुताबिक आदित्य 1 हफ्ते के लिए वहाँ पर रहेगा। आदित्य का यूं दूर जाना पाता नहीं काव्या को बिल्कुल भी अच्छा लग रहा था। वो एक नज़र आदित्य को देखती है। आदित्य हमेशा की तरह बिना भाव वहाँ खड़ा था। काव्या की ये नाखुशी को कोई तो देख रहा था, जो बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था, लेकिन वो काव्या के लिए कुछ भी नहीं कर पा सकता था। क्या प्रीत का पागलपन कर देगा काव्या और आदित्य को एक दूसरे से अलग? क्या आदित्य का जाना दिलाएगा काव्या को प्यार का एहसास? काव्या की नाखुशी को अनुराग साफ देख पा रहा था, लेकिन वह चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। कंपनी के लोग सिंघानिया परिवार से विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आदित्य वहाँ से जाने ते ही विला वाला था कि अवनी देवी कहती है, आदि कल ही आप चले जाइए और आपको वहाँ 1 हफ्ते के लिए रहना है। आदित्य सहमति जताते हुए वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। काव्या मायूसी सी सीढ़ियों से चढ़ते हुए कमरे की तरफ जाने लगती है। अनुराग के साथ साथ अब तक सौरभ भी काव्य की मायूसी को देख लेता है। सौरभ को भी काव्य के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह भी कुछ कर नहीं सकता। काव्या मायूसी से कमरे में पहुंचती है। कमरे में पहुंचते ही उसकी नज़र आदित्य को देखने के लिए बेकरार सी हो जाती है, पर इधर से उधर उसकी नज़रें घुमाती है, लेकिन आदित्य कहीं नहीं दिखता। काव्या बेड पर जाकर बैठ जाती है। तभी आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है। आदित्य के आहट से काव्या की नज़रें उसकी तरफ चली जाती हैं। आदित्य को देखते ही काव्य को सुकून सा लगता है। आदित्य अपने कदमों को बढ़ाते हुए काव्य की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वह काव्य को एहसास होता है, उसकी धड़कनें तेज से धड़कने लगती हैं। काव्य अब एकटक आदित्य को देखे जा रही थी। कुछ देर बाद आदित्य काव्य के बिल्कुल पाँव पहुंच जाता है और झुकते हुए टेबल से अपना फ़ोन लेता है। इस वक्त आदित्य काव्य के काफ़ी करीब था।
आदित्य के करीबी महसूस होते ही काव्य अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य अपना फोन लेकर काव्य को बिना देखे कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाने ही काव्य अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, आदित्य सिंघानिया सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम लोगों को मुझे तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, आदित्य सिंघानिया सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम लोगों को उसे देखने का कोई हक नहीं है। वह बस मेरा है। आवाज़ कानों में पड़ते ही काव्या उस दिन में खो जाती है। कॉलेज के गार्डन में एक लड़की बिल्कुल किसी महारानी की तरह बैठी हुई थी और सभी स्टूडेंट्स को वह बुलाई थी। देखने में तो वह काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन घमंड उसकी खूबसूरत को कहीं छुपा सी रही थी। पिया को भी काव्य की खींचते हुए वहाँ पर लेकर आई थी। तभी उस लड़की ने तेज़ आवाज़ उस गार्डन में सुनाई देती है, सबके सब कान खोलकर सुन लो, आदित्य सिंघानिया सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उसे देखने का हक तुम में से किसी को भी नहीं है। उसके ऐसे बोलने से काव्या चिढ़ते हुए कहती है, ये प्रीता पागल है क्या? ये बताने के लिए यहाँ सबकी भीड़ को इकट्ठा किया है, तो भी मुझे यहाँ लेकर आ गई ये बकवास सुनने के लिए। पिया मुस्कुराते हुए कहती है, आदित्य है ही इतना हैंडसम, उसके लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर मैं होती तो काव्या उसे रोकते हुए बोलती है, बस कर। सबको बस उसका हैंडसम होना ही दिखाई देता है, किसी को ये नहीं दिखता कि वह कितना खड़ूस है। पिया झट से कहती है, ऐसा क्या कर दिया उसने तेरे साथ जो तू हमेशा चिड़ी रहती है? काव्या यह सुनकर हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ भी नहीं, वो मेरे साथ क्या करेगा? काव्या की बात और चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए पिया उसे शक की नज़र से देखने लगी। पिया को यूं घूरते हुए देखकर काव्या चिढ़ते हुए कहती है, अब ये घूरना बंद करो, यहाँ से चल। इतना बोलते ही काव्या पिया को घसीट कर वहाँ से ले जाती है। काव्या ये सब सोच ही रही थी कि वह एकदम से वर्तमान में आकर रुक जाती है और साइड रखी फोटो फ्रेम को देखकर अपने हाथ को बढ़ाकर छूने लगती है। रात के 12 बजे जब आदित्य कमरे में आता है तो देखता है काव्या बेड पर नहीं होती। वह नज़र बालकनी की तरफ करता है तो उसे काव्या बालकनी में दिखाई देती है। काव्या जो जगता देख आदित्य को कुछ समझ नहीं आता। आदित्य की आहट से काव्या को पलटकर आदित्य को देखने लगती है। आदित्य को सोफे की तरफ बढ़ता देख काव्या जल्दी से बालकनी से आकर सोफे पर बैठ जाती है, क्योंकि काव्या को पता चल चुका था कि आदित्य सोफे पर सोने वाला है और उसे यह भी पता था कि आदित्य सोफे पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं सो सकता था। काव्या की इस हरकत से आदित्य उसे घूरते हुए देखने लगता है, लेकिन काव्या उसे नजरअंदाज करते हुए अपने फोन पर कुछ करने लगती है। अब आदित्य कभी काव्या को देखता तो कभी बेड को। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह सोए तो सोए कहाँ। आदित्य की आदत भले ही देर रात तक जागने की थी, लेकिन फिर भी वह सोता जरूर था। उसकी जगह पर तो काव्या ने डेरा जमा लिया था। आदित्य को भी ये बात पता था कि अगर वह बेड पर जाकर सो गया तो काव्या सोफे पर सो जाएगी और ये कभी वह होने नहीं देगा। आदित्य का यूं खड़ा देखकर काव्या चोर नज़रों से उसे देखती है और फिर अपने फ़ोन में देखने लगती है। कुछ देर बाद खड़ा रहने के बाद आदित्य अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देता है। काव्या उसे देखकर खुश हो जाती है। काव्या खुशी थी कि आदित्य सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है और कम लाइट की लैंप ऑन कर देता है। इतना करने के बाद आदित्य काव्या की तरफ बढ़ने लगता है। काव्या तो बस उसे हैरानी से देखी जा रही थी। आदित्य काव्या को कुछ दूरी पर उसी सोफे में बैठ जाता है और अपने सर को सोफे पर रखकर आंखें बंद कर लेता है। काव्या का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आदित्य ऐसा भी कर सकता है। अब काव्या के चेहरे पर उदासी सी आ जाती है। काफ़ी देर तक काव्या अपने फ़ोन में ही देखने लगती है। आदित्य अब तक गहरी नींद में सो चुका था। काव्या अपने फ़ोन में ध्यान हटाकर आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य बैठे बैठे सोफे पर बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था और उसका सर बार बार एक तरफ झुके जा रहा था। ये देखकर काव्या काफ़ी इरिटेट होकर कहती है, ठीक से सो नहीं पा रहे, फिर भी इन्हें तो सोफे पर ही सोना है, जैसे इनकी बीवी हो। यह बोलकर काव्या आदित्य के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती है। बैठी तो जाती है, लेकिन उस थोड़ी घबराहट सी होने लगती है। तभी फिर से आदित्य का सिर चूमता है और वो काव्या आदित्य से पूरी तरह सट जाती है
और आदित्य का सर अपने कंधे पर रख लेती है। उसके ऐसे करते ही आदित्य अपना हाथ काव्या के हाथ के ऊपर रख देता है। आदित्य के हाथ थामते ही काव्या उसे देखने लगती है। आदित्य को इतने करीब देखकर काव्या को बहुत सुकून सा मिलता है। काव्या की धड़कनों पर उसका कोई काबू नहीं था। वह शांत कमरे में शोर करते जा रही थी। आदित्य की सांसें काव्या की गर्दन पर टकरा रही थी, जिससे काव्या सिहर सी जा रही थी। ऐसे में काव्या आदित्य के करीब और सांसों को महसूस कर कुछ पलों में सो जाती है। अंधेरे से घिरे कमरे में एक लड़की जो कुर्सी से बंधा गया, उसकी हालत से साफ पता चल रहा था कि वह 24 घंटे से ऐसे ही बंधी हुई थी। वहाँ 2 आदमी आकर उस लड़की के हाथ पैर खोलते हैं और घसीटते हुए कमरे से ले जाते हैं। वह लड़की बस चिल्लाई जा रही थी। वे 2 आदमी काफ़ी बेरहमी से लड़की के कमरे के अंदर ढकेल देते हैं। वह लड़की एक आदमी के पैरों में नीचे गिर जाती है। जब वह सर उठाकर देखती है तो वह लड़की उस आदमी को नफरत और घिन भरी नज़रों से देखती है। वह आदमी और कोई नहीं, ध्रुव था। तभी वह दोनों आदमी में से एक आदमी है, कहता है, बॉस, ये लड़की आपको मारना चाहती है। हमने वक्त रहते से पकड़ लिया। ध्रुव उस लड़की को देखकर उसके सामने एड़ियों के बल बैठ जाता है और उस लड़की के जबड़े को जोर से पकड़कर कहता है, ऐसा क्या क्या गुनाह कर दिया मैंने जो तुम मुझे मारना चाहती हो? वह लड़की नफरत से कहती है, क्यों, तुझे अपनी गुनाह भी याद नहीं? ध्रुव हंसते हुए कहता है, क्या करूं बेबी, इतने सारे गुनाह किए कि गिनने का वक्त ही नहीं मिलता। वह लड़की गुस्से से कहती है, और तुझे लगा तू मेरी दी को मारने का गुनाह करेगा और तू बच जाएगा? आखिर क्या गलती की थी मेरी दी ने? बस यही ना कि गलती से उसने तुम्हारे ऊपर पानी गिर गया। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम उसकी बहन हो? फिर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए उन दोनों आदमियों को वहाँ से जाने के लिए इशारा करता है और कहता है, वैसे अपनी दीदी से काफ़ी खूबसूरत हो तुम। खैर, बात करने में वक्त नहीं बिताते। आखिर तुम्हारी दी ने जो गलती की उसके बड़ी गलती तो तुमने की है और गलती की सज़ा तो मिलती ही है। इतना बोलते ही ध्रुव उस लड़की को पकड़कर बेड पर फेंक देता है और अपने शर्ट को बटन को खोलते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हारी दी को कैसे मारा। ध्रुव ने इस तरह बोलने पर वह लड़की की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा था। वह देखते हुए ध्रुव थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक ध्रुव ने जितनी भी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की थी, लड़कियां या तो गिड़गिड़ाते हुए उसके छोड़ने की भीख मांगती थी या फिर डर से बस खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन वह लड़की ना ही चिल्ला रही थी और ना ही भीख मांग रही थी, बस ध्रुव को नफरत से देख रही थी। ध्रुव अपनी शर्ट को फेंककर उस लड़की के ऊपर आ जाता है। उसके ऊपर आते ही लड़की एक जोरदार पंच उसके सीने में मारती है। ध्रुव सीधे बेड से नीचे गिर जाता है। वह लड़की चिल्लाते हुए कहती है, मुझे अपनी दी की तरह कमज़ोर मत समझना। ध्रुव अब तक खड़े हो जाता है। पंच खाने के बावजूद ध्रुव में बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। वह मुस्कुराते हुए कहता है, आई लाइक स्ट्रॉन्ग गर्ल्स। इतना बोलकर बस ध्रुव उस लड़की के हाथों को कसकर पकड़ लेता है और अपने पैरों से उसके पैरों में पूरी तरह से गिरफ्त में ले लेता है। उस लड़की की गालों पर किस करते हुए कहता है, लेकिन बेबी, तुम इतनी भी स्ट्रांग नहीं हो कि तुम ध्रुव सूर्यवंशी का मुकाबला कर सको। वह लड़की गुस्से से कहती है, अगर तू ध्रुव सूर्यवंशी है तो मैं भी श्रेष्ठा त्रिपाठी हूँ। ध्रुव मुस्कुराते हुए श्रेष्ठा के हाथों को ऊपर करते हुए एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से अपने कपड़ों को निकालने लगता है। यह देखकर श्रेष्ठा छटपटाने लगती है, लेकिन ध्रुव ने इतना जोर से पकड़ गया कि वह कुछ कर भी नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में ध्रुव ने अपनी हैवानियत दिखाना शुरू कर दिया। वह श्रेष्ठा को पूरी तरह से किस और बाइट किए जा रहा था। श्रेष्ठा अभी हार नहीं मान रही थी। वह अपनी कोशिश जारी रखती हुई, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। ध्रुव कुछ ही देर में अपनी और श्रेष्ठा के सारे कपड़े उतार देता है और झटके से उसमें समा जाता है। श्रेष्ठा दर्द से चिल्ला उठती है। यह देखकर ध्रुव रुक जाता है। वैसे तो यह नई बात नहीं थी ध्रुव के लिए, लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वह श्रेष्ठा के दर्द सुनकर रुक जाता है। श्रेष्ठा का पहली बार होने की वजह से उसकी दर्द आंसू बनकर बाहर निकल जाते हैं। ध्रुव जैसे ही श्रेष्ठा की आंखों में आंसू देखता है, वह अपना काम चालू कर देता है।
श्रेष्ठा छटपटाने लगती है। ध्रुव अपनी स्पीड को और बढ़ा देता है कि काफ़ी देर तक जब श्रेष्ठा से दर्द सहन नहीं होता तो वह बेहोश हो जाती है। लेकिन ध्रुव नहीं रुकता। वह वैसे ही उसकी हैवानियत पूरी रात दिखाता है। सुबह के करीब 6 बजे वह रुक जाता है और श्रेष्ठा को देखता है जो अब भी बेहोश थी। उसके आंसू गालों से अब तक सूख चुके थे। ध्रुव श्रेष्ठा के गालों को सहलाता है और उसके माथे को चूमकर बाहों में भरकर सो जाता है। इधर आदित्य की आंखें जब खुलती हैं तो उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। वह साइड में देखता है तो काव्या उसे सहारा देकर सुकून से सुलाई हुई थी। उसे देखकर आदित्य को कुछ पल के लिए सुकून सा मिलता है, लेकिन रिश्तों की सच्चाई याद कर वह खुद को काव्या से छुड़ाता है। काव्या को उठाकर बेड पर लेटा देता है और वॉशरूम में चला जाता है। आदित्य के जाते ही काव्या अपनी आंखें खोलती है और वॉशरूम की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। आपने अभी तक सब्सक्राइब किया, जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।